हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम बीपीएससी एग्ज़ाम और बिहार की अन्य परीक्षाओं के लिए बिहार का इतिहास पढ़ेंगे। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। कल हमने इसका एक लेक्चर लिया था, आज ये हमारा सेकंड लेक्चर है। कल के लेक्चर में हमने बिहार का कुछ इतिहास बताया था एंड फिर आप लोग को हमने बिहार के ज़िले याद कराए थे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बिहार के इतिहास में हमने यह देखा था कि उसके उत्तर में नेपाल है, पश्चिम में पूर्व में पश्चिम बंगाल है, दक्षिण में झारखंड है एंड पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो चलिए हम नेपाल से सटे ज़िले याद कर लेते हैं। देखिए एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि कितने देश और कितने राज्यों से बिहार सटता है। तो कितने ये याद कर लीजिए, 3 राज्य प्लस 1 देश। राज्य में पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश और देश में एक अकेले देश नेपाल से सटता है। चलिए नेपाल से सटे हुए जिलों को हम याद कर लेते हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण चंपा से हो गया, सीतामढ़ी मधुबनी सीता मधु से हो गया, सुपौल अररिया किशनगंज। तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी मधुबनी सुपौल अररिया किशनगंज, आप लोग जहाँ भी हो 5-6 बार इसको रिवाइज करें, अभी याद हो जाएगा। ओके, 7 जिले। तो फिर हमारा तैयार हो गया। नेपाल से कितने जिले लिख लीजिए आप, नेपाल से टोटल 7 जिले। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल से हमारे 3 जिले मिलते हैं, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। किशनगंज और पीके से पूर्णिया और कटिहार। ओके, 3 ये याद हो गया। आगे चलिए फिर हम झारखंड से, तो झारखंड से कितने ज़िले लगते हैं, 8 ज़िले, ये नीचे के लगते हैं। देखिए यहाँ से कटिहार से स्टार्ट होता है, थोड़ा सा कटिहार आता है, कटिहार हो गया। फिर भागलपुर, बांका, इसको 2-2 पेयर में याद करिए, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद। कटिहार, फिर भागलपुर, बांका, बीबी, फिर जमुई, नवादा, उसके बाद गया, औरंगाबाद, इसके बाद अकेले रोहतास। ठीक है, इतना यहाँ तक हो गया हमारा झारखंड से। टोटल कितने ज़िले हो गए, 8 ज़िले हो गए। चलिए फिर इसको लर्न करते हैं। अब देखिए यहाँ से यूपी से सटे हुए ज़िले में देखेंगे तो कहीं कहीं दिया है कि रोहतास नहीं होता है, 7 ही ज़िले दिया, लेकिन तो यहाँ रोहतास देखिए थोड़ा सा नीचे तक गया है, तो ये भी यूपी से सट जाता है। तो क्या हो जाएगा, रोहतास, कैमूर, बक्सर। अब देखिए इसको याद करने का तरीका, रोहित और कैमूर में क्या हो गया, बॉक्सिंग हो गया। किसके लिए हुआ, भोजन के लिए, भोजन से भोजपुर। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, एक लाइन से देखिए हो गया, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण। फिर देखिए इसको तीनों याद करिए एक साथ, सारण, सीवान, गोपालगंज, सारण, सीवान, गोपालगंज, सारण, सीवान, गोपालगंज। फिर हो गया पश्चिमी चंपारण। ये हमारे 8 ज़िले उत्तर प्रदेश से लगते हैं। 8 ज़िले उत्तर प्रदेश से, 7 ज़िले नेपाल से, पश्चिम बंगाल से 3 ज़िले और झारखंड से 8 ज़िले। तो चलिए फिर एक बार हम जो कल बिहार का इतिहास पढ़े थे उसको हम 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। देखिए कल हम पढ़े थे बिहार राज्य को एक दृष्टि में, बिहार इतिहास देखे थे। इसमें पाषाण काल को 3 कालों में बांटा गया था, पूरा पाषाण काल क्षेत्र, मध्य पाषाण काल क्षेत्र, नव पाषाण काल क्षेत्र। पूरा पाषाण काल में बताई थी पीएम, ये पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है, पूरा पाषाण काल और मुंगेर। वैसे अभी तो आप लोग को ये याद हो गया होगा, क्योंकि आप लोग का जो सेंटर गया इतनी दूर दूर गया है कि सबको वैसे ही याद हो गया, मुंगेर कहाँ है, छपरा कहाँ है, पश्चिमी चंपारण कहाँ है, कहाँ क्या है। ठीक है, तो देखिए नव पाषाण काल के लिए अगर हमको देखना रहे तो क्या, छपरा, सारण, चिरांग, ये सब इधर क्या क्या कह सकते हैं हम इसको, पश्चिम के एरिया में है। ठीक है, उसके बाद मध्य पाषाण, मध्य जो आएगा तुरंत हम कहाँ चले जाएंगे, नीचे झारखंड के एरिया में चले जाएंगे। मानव द्वारा खोजा गया पहला धातु क्या था, तांबा था, और जो नव पाषाण काल में खोजा गया था इसी वजह से इसको ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। वैदिक युग में देखते हैं, यजुर्वेद व शतपथ ब्राह्मण में राजा विदेह व बिहार की चर्चा है, बताई थी कल मैं। वर्तमान बिहार शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, ये इंपॉर्टेंट है, तबकात ए नासरी किसकी पुस्तक है, मिनहाज उस सिराज की है। ये किसके शासनकाल में थे मिनहाज उस सिराज, कुतुबुद्दीन ऐबक की। ठीक है, अंगुत्तर, ये बौद्ध का क्या है, बौद्ध निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा। अंगुत्तर क्या है, एक बौद्ध ग्रंथ है, इसमें 16 महाजनपद की चर्चा है, जिसमें अगर हम पूछे 16 महाजनपदों में बिहार में कितने राज्य, बिहार में कितने महाजनपद थे, तो 3 थे। 3 कौन थे, वज्जी, अंग और उसके बाद मगध। वज्जी, अंग, मगध, मगध को ही लिच्छवी कहा जाता था। तो देखिए वज्ज उसमें से जो सबसे कहाँ था, सबसे उत्तरी में था, और मगध कहाँ था, सबसे नीचे था, अंग कहाँ था, सबसे पूर्वी में था। वज्र में कितने वंश शामिल थे, 8 वंश शामिल थे। यह विश्व का सबसे पहला गणतंत्र था। ठीक है, लिच्छवी है सबसे शक्तिशाली, पूछे सबसे शक्तिशाली वंश तीनों में से कौन था, तो कौन था, ये हमारा लिच्छवी था। अंग वर्तमान में कहाँ है, पूर्व साइड में। तो अभी मैं बताई हूँ खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, इसी से मैं भागलपुर, बांका ऐसे याद कराई हूँ ना अभी, तो यहीं पे पाया जाता है। ठीक है, चलिए बिहार के अब हम देख लेते हैं आगे थोड़ा सा मिनट।
बिहार के प्रमुख राजवंश। अब बिहार का प्रमुख राजवंश हम देखते हैं तो ये देखिए एग्जाम में पूछ लेता है कभी किस वंश के बाद कौन सा वंश आया, तो इसको एक ट्रिक से याद करिए, है सी ने मशुक सा। तो है से हो गया हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश, नंद वंश के बाद मौर्य वंश, मौर्य वंश से शुक, कौरव, सातवाहन। ठीक है, हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। ठीक है, गौतम बुद्ध के किसके समकालीन थे? गौतम बुद्ध के, जीवक इनके प्रमुख चिकित्सक थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं इनका बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु था। अजातशत्रु का पुत्र कौन था? उदयन था। लेकिन तो देखिए क्या किया, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी। इस वजह से इस वंश को क्या कहा जाता है? प्रतिघंटा वंश कहा जाता है। अजातशत्रु के शासनकाल में ही प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। और उसके बाद देखिए एक चीज़ और याद कर लीजिए, देखिए अजातशत्रु और जो बिंबिसार थे इनकी राजधानी, इन लोग के समय पे राजधानी क्या थी? राजगीर ही थी। परंतु जब उदयन आता है, उदयन अपनी राजधानी कहाँ बना लेता है? पटना या पाटलिपुत्र को। एग्जाम में दे देता है किसने अपनी राजधानी को पटना या पाटलिपुत्र बनाया? तो उदयन ने। या फिर ऐसे दे देगा उदयन ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो पटना या पाटलिपुत्र को बताया था। इसके अंतिम शासक कौन थे? नागदशक जो थे अंतिम शासक थे। अब देखिए इसमें हम उसके बाद कौन सा, हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आता है? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? शिशुनाग ने की थी। इसको नागवंश भी कहा जाता है। इसने राजधानी को वैशाली बना लिया। अब देखिए अभी तक पटना था, पटना से ये क्या किया? इसने वैशाली को बना लिया। फिर इसका पुत्र आता है शिशुनाग का, कालाशोक आता है। ये क्या करता है? वैशाली से पाटलिपुत्र। फिर ये क्या करता है? वैशाली से फिर ये पाटलिपुत्र ही लेते चला जाता है और इसी को वर्तमान में पटना कहा जाता है। अद्वितीय बौद्ध संगीति किसके साल में शासनकाल में हुआ था? कालाशोक के। प्रथम किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के। ये सब हम कल का रिवीजन कर लें। चलिए फिर आज का स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, हमने पढ़ा था हसीन ने मशुक सा। तो है से क्या हुआ? हर्यक वंश हो गया। से शिशुनाग वंश हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे? नंद वंश। तो नंद वंश के संस्थापक कौन थे? नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। इसने क्या किया था? कलिंग जीता था और कलिंग में नहर का निर्माण करवाया था। अब देखिए महापद्म नंद जो था ये शूद्र जाति का था, इसीलिए इसे अखिल क्षत्रांतक, एक राज, सर्वक्षत्रांतक की उपाधि थी। यह क्या करना चाहता था? यह क्षत्रियों का नाश करना चाहता था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता था? सर्वक्षत्रांतक कहा जाता था। एग्जाम में पूछ लेता है तो आप लोग देख लीजिएगा। घनानंद, इसके बाद इसका महापद्म नंद के बाद एक आता है घनानंद। यह नंद वंश का अंतिम शासक था। यह किसके समकालीन था? एग्जाम में पूछ लेता है कि नंद वंश किसके समकालीन था? नंद वंश का शासक घनानंद किसके समकालीन था? सिकंदर के समकालीन था। ठीक है, और चाणक्य इसी के समय में घनानंद के दरबार में आता है और चाणक्य ये क्या करता है? घनानंद इनकी बेइज्जती करके इनको भगा देता है, जिससे चाणक्य को बहुत बुरा लगता है और फिर यह इससे बदला लेने के लिए सोचते हैं। तो चलिए फिर आगे करते हैं। अब देखिए नंद वंश को, अब घनानंद को मारकर क्या मौर्य वंश की स्थापना कौन करते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। तो अभी हमने याद किया था है सी ने मैं, हाँ देखिए है सी ने, तो है से हर्यक वंश, से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश। ठीक है, इतना हमको हो गया। अब इसके बाद कौन सा आएगा? मौर्य वंश। अब मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चलिए इनके शासनकाल में ही अब देखिए नंद वंश के जो अंतिम शासक थे घनानंद, इन्हीं के समकालीन था सिकंदर। तो चलिए हम थोड़ा सिकंदर के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए सिकंदर भारत पर, अब देखिए एग्जाम में हमारे पूछ लेता है भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था? डेरियस ने किया था। भारत पर पहला विदेशी आक्रमण डेरियस जो ईरान का था, और पहला यमन आक्रमण किसने किया था? सिकंदर ने किया था। सिकंदर ने, अब पूछे कि इस ईस्वी में किया था? 326 BC। BC मतलब बिफोर क्रिस्ट, मतलब क्रिस्ट के जन्म के पहले। 323 ईस्वी में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब देखिए इसकी जो लड़ाई होती है झेलम पार करने के बाद राजा पोरस से होती है। किसकी लड़ाई होती है? सिकंदर की। जहाँ पे क्या होता है? सिकंदर जीत जाता है, राजा पोरस हार जाते हैं। जब राजा पोरस हार जाते हैं, लेकिन तो इनकी वीरता को देखकर जो उनकी सिकंदर की पत्नी रेक्सोना रहती है, क्या करती हैं? इनको कलाई पर इनके रक्षा बंधन बांधती हैं तथा इनको मुँह बोला अपना भाई बना लेती हैं। लेकिन तो इसके बाद व्यास नदी पड़ता है। देखिए यहाँ पे ये भारत का अगर नक्शा के अकॉर्डिंग देखें हम तो व्यास नदी ऐसे यहीं पे पड़ता है। तो व्यास नदी को ये लोग पार नहीं कर पाते। इनकी जो सेनाएं होती है सिकंदर की, ये पार करने से मना कर देती है। जहाँ यहीं से सिकंदर क्या करता है? व्यास नदी से वापस लौट जाता है।
ठीक है, तथा उसकी बेबीलोन में मृत्यु हो जाती है। इतना समझ में आ गया। किस नदी को पार कर लिए थे वो लोग? झेलम नदी को पार करके राजा पोरस से लड़ाई हुई, परंतु व्यास नदी को पार करने से उसकी सेना मना कर दी। एग्जाम में पूछता है सिकंदर की सेना कौन सी नदी पार करने से मना कर दी? व्यास नदी पार करने से मना कर दी। देखिए, इसमें ये भी पूछता है सिकंदर के जो थल सेना अध्यक्ष और जल सेना अध्यक्ष कौन थे? तो थल से सेल्यूकस निकेटर और जल से निर्याकस। अब देखिए, इसको जल से निर्यात थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो जय से जल में निर्यात आयात कहाँ से? निर्यात आयात ज़्यादा समुद्री मार्गों या पानी से होता है। तो जल का निर्याकस और थल सेना का सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, और यह क्या करता है? सेल्यूकस निकेटर क्या करता है? यह बिहार आता है किससे लड़ाई करने के लिए? चंद्रगुप्त मौर्य से। लेकिन तो क्या होता है, सेल्यूकस निकेटर हार जाता है। तो जो सेल्यूकस निकेटर की बेटी रहती है उससे चंद्रगुप्त क्या करता है? शादी कर लेता है। उसने चंद्रगुप्त की शादी कर देती है और उसके बाद 4 क्षेत्र उनको दहेज में मिल जाता है। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य किससे शादी करते हैं? सेल्यूकस निकेटर की बेटी कार्नेलिया से। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर की बेटी कार्नेलिया से चंद्रगुप्त मौर्य शादी कर लेते हैं, जिससे इनको 4 क्षेत्र दहेज में मिलता है। काबुल, कंधार, मकरान, हेरात। काबुल, कंधार, मकरान, हेरात एग्जाम में पूछ लेता है। 4 क्षेत्र कौन थे? वर्तमान में 4 क्षेत्र क्या है? काबुल, कंधार, मकरान, हेरात चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आगे पढ़ते हैं। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इन्होंने कौन सा धर्म अपनाया? लास्ट में चल के इन्होंने जैन धर्म अपना लिया, तथा सागा और अभिलेख इन्हीं का है। ठीक है, अब देखिए इन्हीं के शासनकाल में मेगास्थनीज जो होता है, जैसे कार्नेलिया से की शादी हो गई। कार्नेलिया को तो यहाँ की भाषा आती नहीं थी, तो उनके साथ कौन आया था? मेगास्थनीज आया था, और उसने कौन सी पुस्तक ली? इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। इतना आप लोग को क्लियर हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे, इतना कि ठीक है। और इनका कौन सा अभिलेख है? सागा और अभिलेख। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार। आप लोग बिंबिसार और बिंदुसार में नहीं, पहले आया था बिंबिसार, अब ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन है? बिंदुसार। ये कौन सा संप्रदाय के थे? आजीवक संप्रदाय के थे। इनका कोई इंपॉर्टेंट उतना है नहीं। तो चलिए फिर इनके पुत्र कौन थे? अशोक महान। ठीक है, अशोक किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, अशोक किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इनका राज्याभिषेक कब हुआ? 269 BC में। ठीक है, और कलिंग युद्ध इन्होंने कब जीता? 261 BC। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष पश्चात इन्होंने क्या किया? कलिंग युद्ध जीता। कलिंग युद्ध का युद्ध किया 261 BC में, और यहीं से इतना खून खराबा यहाँ पे हुआ कि यहाँ से ही इनका हृदय परिवर्तन हो गया। किसका? अशोक सा। क्योंकि कलिंग युद्ध में इतने बच्चों की जाने गई, इतने बूढ़े, इतने लोग की जान गई कि इनको देखकर अशोक का मन एकदम हृदय इधर परिवर्तित हो गया कि अब उन्होंने कसम खाया कि अब वो युद्ध नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए इन्हें किससे? अब देखिए बौद्ध धर्म का प्रेरणा इनको किससे मिला? पूछता है बौद्ध धर्म का प्रेरणा इनको किससे मिला? निग्रोध से। निग्रोध से इनको क्या मिला? बौद्ध धर्म का प्रेरणा मिला। लेकिन तो ये लोग शिक्षा किससे ग्रहण किए? ये उपगुप्त से शिक्षा। उपगुप्त से मतलब ये शिक्षा ग्रहण किए और निग्रोध से इनको प्रेरणा मिली। ठीक है, 2 क्वेश्चन इसमें बनता है कि इन्होंने शिक्षा किससे ग्रहण की? उपगुप्त से, और प्रेरणा किससे मिली? निग्रोध से। ठीक है, और चलिए ठीक है, और फिर ये देख लेते हैं। देखिए अशोक ने स्तंभ बनवाया था। अब ये देखते हैं तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी। इसी के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ था। अभी मैंने बताया था पहले क्या हुआ था। पहला कौन सा कब हुआ था? अजातशत्रु के हुआ था। दूसरा कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ था। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। अभी मैं सारा बौद्ध संगीति याद करा दूंगी। ठीक है, पहले आप इसको देखिए। अब देखिए अशोक के जो अभिलेख हैं को किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसप ने। पढ़ने वाला कौन था? जेम्स प्रिंसप। ये पूछता है अशोक के अभिलेख को कौन पढ़ा? जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा। अशोक ने कितने स्तंभ लिखे? तो उसके 14 शिलालेख थे, 7 स्तंभ लेख। स से 7, स से स्तंभ, तो उसका कितने थे? 7 स्तंभ लेख थे और 14 शिलालेख। शिलालेख कितने थे? 14 थे। स्तंभ लेख कितने थे? 7 थे। ठीक है, अब देखिए मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर ये सब क्या है? अशोक के स्तंभ है। तो जो मास्की है वो कर्नाटक में है, गुर्जरा MP में है। इसमें इसका क्या नाम है? अशोक नाम दिया गया है। ठीक है, और श्रीनगर की स्थापना भी किसने की? अशोक ने की। भबरू अभिलेख कहाँ पे है? राजस्थान में। रूमनदेही कहाँ है? नेपाल में है। पूछता है। तो चलिए हम इनके जरा शिलालेख पहले देख लेते हैं। कौन सा? इसमें से जो इंपॉर्टेंट शिलालेख है ये है। ठीक है, 12। इसमें इनके कितने टोटल शिलालेख थे? 14 शिलालेख थे। 14 शिलालेख में से हमको जो इम्पोर्टेंट है हम आपको लर्न करवा देते हैं। ठीक है,
चलिए फिर देखते हैं शिलालेख में से। पहला क्या था, बस आप लोग ट्रिक से याद करिए। पहला अहिंसा, दूसरा पशु चिकित्सक के बारे में। पहला अहिंसा, दूसरा पशु चिकित्सक के बारे में, तीसरा राजुक युक्तक प्रदेशक, 3 इनके थे राजुक युक्तक प्रदेशक। उसके बाद चौथे में भैरी घोष की जगह पे धम्म घोष अपनाया। पाँचवा में धम्म महामात्र। सातवें में धार्मिक समन्वय करा। आठवें में धम्म यात्रा के बारे में बताया। पहला ये 10 साल पे गए थे गया, दूसरे 20वें साल गए थे लुम्बिनी। उसके 12वां में स्त्रियों के बारे में बताया, उनकी अच्छी स्थिति के लिए बताया। ये इम्पॉर्टेंट है। कलिंग युद्ध के बारे में किसमें कहा गया था, कलिंग युद्ध के बारे में किसने में कहा था, तो 13वें शिलालेख में। ठीक है, ये हमको देख लीजिए। ठीक है, आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। अब देखिए हमारा बिहार, हम लोग बिहार के परिपेक्ष में पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंस होगा कि बिहार में कौन कौन से स्तंभ लेख पाए गए हैं। तो देखिए लौरिया 2 हो गया, लौरिया अरराज, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरराज, लौरिया नंदनगढ़ बिहार, और दोनों कहाँ पाए गए हैं, चंपारण में ही क्या पाए गए। ठीक है, देखिए 1, 2, 3 चंपारण में पाया गया है। लौरिया अरराज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवार, ये तीनों कहाँ पे पाया गया है, चंपारण में पाया गया। ठीक है, दिल्ली मेरठ कहाँ पे पाया गया, दिल्ली का फिरोज में। प्रयाग कहाँ पाया गया, कौशाम्बी में। देखिए दिल्ली मेरठ का दिल्ली था, इसको फिरोज शाह तुगलक कहाँ लेते आया था, दिल्ली उठा लाया था, या मेरठ में था, इसको कहाँ उठा लाया था, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली में। प्रयाग कहाँ था, कौशाम्बी में था, अकबर इसको कहाँ उठा के लेकर चला आया था, इलाहाबाद में। प्रयाग कहाँ था, प्रयाग स्तंभ लेख कहाँ था, कौशाम्बी में था। प्रयाग स्तंभ लेख कहाँ था, कौशाम्बी में था, अकबर इसे इलाहाबाद उठा लाया था। दिल्ली मेरठ टोपरा वाला जो था मेरठ में था, तो फिरोज शाह तुगलक इसको कहाँ लेते आया था, दिल्ली में लेते आया था। इतना आपको हो गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या था, हसीने मैसू। उसके बाद कौन सा आ गया, सुग वंश आ गया। सुग वंश का स्थापना किसने किया था, पुष्यमित्र शुंग ने। ये क्या था, गैर क्षत्रिय थे, ये ब्राह्मण थे। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग कौन से जात के थे, ब्राह्मण जात के थे, ये गैर क्षत्रिय थे। इसके बाद कैसे कर्ण वंश आता है, उतना इंपॉर्टेंट कोई नहीं है। उसके बाद हम कुषाण वंश देखते हैं, उसके बाद हम गुप्त वंश देखते हैं। गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था, श्रीगुप्त ने किया था 240 BC में। ठीक है, गुप्त वंश की स्थापना किया किसने, श्रीगुप्त ने। इसने महाराज की उपाधि धारण की, किसने, श्रीगुप्त ने। और घटोत्कच, इसके बाद कौन आता है, घटोत्कच। श्रीगुप्त घटोत्कच के बाद क्या आता है, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल को क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद कौन आता है, समुद्रगुप्त आता है। समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त। कविराज किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। वीणा वादन का शौक किसे था, समुद्रगुप्त को। लिच्छवी, दहित, धड़ीबंद, कविहरसेठ, 3 मयूर का सिक्का, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, ये सब किसके हैं, समुद्रगुप्त के। इतना याद हो गया। समुद्रगुप्त के कौन से, भारत का नेपोलियन, इसी को कहा जाता है। वीणा वादन का शौक था। लिच्छवी दहित, क्योंकि ये लिच्छवी नरेश की पुत्री थी, उनके ये पुत्र थे। धड़ीबंद कहा जाता है, कविहरसेन कहा जाता है। 3 मयूर का सिक्का किसने जारी किया था, समुद्रगुप्त ने। ये इनके बारे में इंपॉर्टेंस है, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, 1 मिनट। अब देखिए उसके बाद कौन आया, कुमारगुप्त। इसने क्या किया, देखिए कुमारगुप्त के बारे में हमेशा पूछता है, और नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में, और हमें बिहार का एग्जाम देना है, तो इसमें क्या पूछेगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, कुमारगुप्त ने किया था। ठीक है, अब उसके बाद इसके बाद कौन आया, चंद्रगुप्त सेकंड आए, विक्रमादित्य फाहियान। अब देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या नाम है, उपनाम क्या है, विक्रमादित्य। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। फाहियान इनके शासनकाल में आया था, और उनका बुक का नाम था फाक्यूकी। ठीक है, और इन्हीं चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, इन्हीं को विक्रमादित्य कहा जाता था। और विक्रमादित्य के कितने नवरत्न थे, नौ रत्न थे, और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन थे, कालिदास थे। एक मिनट, ओके। चलिए उसके बाद हम पढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वंश कौन था, वर्धन वंश। वर्धन वंश को ही क्या कहा जाता है, पुष्यभूति वंश कहा जाता है। इसके संस्थापक कौन थे, प्रभाकर वर्धन थे। वर्धन को पुष्यभूति वंश कहा जाता है, संस्थापक प्रभाकर वर्धन। अब देखिए प्रभाकर वर्धन जो थे, इनके 3 बच्चे थे, कौन थे, राजश्री, राजवर्धन, हर्षवर्धन। तो राजश्री का जो विवाह होता है ग्रहवर्मन से होता है। ठीक है, जिसकी हत्या किसने कर दी थी, शशांक ने कर दी थी। अब शशांक की हत्या इतनी कर दी, तो राजवर्धन इससे लड़ाई करने के लिए जाते हैं, जिससे इनकी क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। फिर उसके बाद हर्षवर्धन लास्ट में क्या करते हैं, शशांक को मार देते हैं, और अपनी बहन के संरक्षक बन, इनकी बहन कौन थी, राजश्री थी, इन्हीं के संरक्षक बन के रहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया।
अब उसके बाद प्रभाकर हर्षवर्धन के इसका शासनकाल में कौन आया था पूछता है। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया, ह्वेनसांग आया। है से हर्षवर्धन, है से ह्वेनसांग, इसको इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। सी यू की, इसकी पुस्तक का नाम सी यू की, और इन्हीं के शासनकाल में ईस्ट भी आया था। उसके बाद पाल वंश आता है। पाल वंश के संस्थापक कौन थे, गोपाल थे, धर्मपाल, उसके बाद देवपाल, उसके बाद महिपाल, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, बौद्ध धर्म पढ़ते हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया था, गौतम बुद्ध ने किया था। अभी देखिए एग्जाम में ये पूछ लेता है, गौतम बुद्ध किस गणराज्य के थे, शाक के। किस गणराज्य के थे, शाक गणराज्य के थे। इनकी राजधानी क्या थी, कपिल वस्तु थी। अब चलिए इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम, बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है। अब देखिए बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ चिन्ह होते हैं, जैसे जब बुद्ध अपने घर को छोड़े, या फिर देखिए पहले जब वो गर्भ में थे तो उस चिन्ह को क्या कहा जाता है, हाथी। जन्म कमल, देखिए कमल उत्पन्न होता है तो जन्म भी होता है, तो इसे जन्म से कमल। गृह त्याग कैसे करेंगे, चल के जाएंगे तो घोड़ा क्या होता है, चल के जाता है, तो गृह त्याग घोड़ा। युवावस्था सांड, ठीक है, युवावस्था सांड। ज्ञान प्राप्ति बौद्ध वृक्ष, क्योंकि इनको बौद्ध वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, इससे बौद्ध वृक्ष को ज्ञान प्राप्ति का चिन्ह कहा जाता है। प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन। इसके आगे आप जोड़ दीजिए प्रवर्तन, धर्मचक्र प्रवर्तन। समृद्धि शेर। निर्वाण वो चल के जाएंगे तो पद चिन्ह। मृत्यु महापरिनिर्वाण, स्तूप से दर्शाया जाता है, और महापरिनिर्वाण। गर्भ को हाथी से, जन्म होता है तो कमल भी उत्पन्न होता है, तो इसे जन्म से कमल। गृह त्याग चलकर जाएंगे घोड़ा। युवावस्था सांड। ज्ञान प्राप्ति बौद्ध वृक्ष। प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन। समृद्धि शेर। निर्वाण पद चिन्ह। मृत्यु स्तूप। बुद्ध का जन्म मृत्यु ज्ञान प्राप्ति, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद करिए। बुद्ध का जो जन्म हुआ था, मृत्यु हुआ था, और जिनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ये बैसाख पूर्णिमा अप्रैल में हुआ था, ठीक है। चौथी बौद्ध संगीति के बाद क्या होता है, देखिए इसमें अब बौद्ध संगीति पहले आप लोग पढ़ लीजिए, बौद्ध संगीति क्या होता है, ठीक है, हम पढ़ा देते हैं, ओके। चलिए देखिए बौद्ध संगीति, तो गौतम बुद्ध, ये जो इनके शासनकाल में जो बौद्ध संगीति, जब इनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद इनकी बहुत सारी बौद्ध संगीतियाँ हुई, इनको बढ़ाने के लिए, बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो जो प्रथम हुआ था वो 403, देखिए इसको ऐसे लाइन से याद करिए, 483, 100 कम हुआ 383, उसके बाद 255, ठीक है। उसके बाद देखिए ये राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, तो RVPK ऐसे याद करिए, RVPK, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। R से राजगिरी, V से वैशाली, P से पाटलिपुत्र, K से कुंडलवन, ठीक है। अब इसको याद करने के लिए याद करिए AK, या फिर नीचे से जाइए KAK, तो A से अजातशत्रु, कैसे कालाशोक, उसके बाद अशोक। देखिए पहले आता है बड़ा चीज कालाशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क। तो KA से याद करेंगे अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। तो नीचे से जाएंगे कैसे कनिष्क, अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, कालाशोक। पहले देखिए ये बड़ा वाले आ गए, अजातशत्रु, कालाशोक, फिर अशोक और कनिष्क, ठीक है। अब देखिए महाकश्यप, इनके अध्यक्ष, देखिए ये सब क्या किसके साथ, ये देखिए ये राजा थे, इनके शासन काल में आए थे, हुआ था। और ये अध्यक्ष कौन थे उतने समय, पहले कौन थे, महाकश्यप थे, सबसे बड़ा महाकश्यप। फिर शाबक मीर सबको इन्होंने बुलाया, महाकश्यप ने सबको बुलाया, किसने, मोगली पुत्तिस भी आए उसमें, और मोगली पुत्तिस आए तो ये दोनों सब लोग क्या बन गए, मित्र बन गए, वसु मित्र। क्या, महाकश्यप सबसे बड़ा, फिर सबको बुलाए शाबक मीर, फिर उसमें मोगली पुत्तिस आए, तो वसु मित्र, ठीक है। ऐसे एक लाइन से याद कर लेंगे। देखिए 483, 383, 255 AD, RVPK, AK, नीचे से याद करेंगे KAKA। उसके बाद महाकश्यप, सबको बुलाए शाबक मीर, फिर उसमें आए मोगली पुत्तिस आए तो सब लोग क्या बन गए, मित्र बन गए, ठीक है। अज्ञान इनको कहाँ पे हुआ था, फाल्गु नदी के किनारे बैसाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब देखिए बौद्ध धर्म में एक चीज़ और देख लीजिए, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है, ये पूछ लेता है तीनों पिटक कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, उसके बाद कौन से हैं, अभिधम पिटक।